हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी अबाउट फंक्शंस। क्लास 12th में जो फंक्शंस का सिलेबस है उसमें आपको दिया गया टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन ऑन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड मेनी ऑन फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले फंक्शंस होता क्या है, ये आपको क्लास 11th में सिलेबस है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि फंक्शंस क्या है, फिर भी हम एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं ताकि फंक्शंस जो पढ़े हैं वो आपको रियलाइज, इसको विजुअलाइज कर सके किस प्रकार से फंक्शंस आखिर होता क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। देखिए यहाँ फंक्शंस आ गए, इसमें इसके डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। चलिए, इसमें फंक्शंस क्या है कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कहा गया है आपके पास दो सेट होता है, जैसे मान लीजिए कि सेट ए एंड सेट बी, दो सेट ले लिए, ठीक है। अब दोनों सेट, मान लीजिए यहाँ पे एक सेट लेते हैं 1 2 3 एंड यहाँ पे P एंड Q, बस PQ, ठीक है। ये हम दो सेट ले लिए। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में रिलेशंस बनाएंगे। तो फंक्शंस जो होता है ना, फंक्शंस इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फंक्शंस एक रिलेशंस का स्पेशल टाइप है। इस पर हम रिलेशंस पढ़े हैं कि 1 को P के साथ रिलेट करेंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह, उसी प्रकार से 1P एंड ये हो जाएगा आपको, फिर 1 को Q के साथ करेंगे रिलेट तो 1Q, फिर 2 को P के साथ करेंगे तो 2P हो जाएगा, फिर 2 को Q के साथ करेंगे 2Q हो जाएगा, एंड उसके बाद 3 को P के साथ करेंगे 3P एंड 3 को Q के साथ करेंगे तो 3Q। इतना रिलेशंस पॉसिबल है इसमें, ठीक है। मतलब ये सेट ए और सेट बी के बीच इतना रिलेशंस बना है। तो इसी को हम एक डायग्राम के द्वारा समझे। डायग्राम इस प्रकार से, यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 दिया हुआ है एंड सेट बी में P एंड Q दिया है। अब हम यहाँ पर देखिए तो ये 1P से मिल रहा है, 1 जो है P से मिल रहा है एंड उसके बाद 1Q से भी मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए 2P से मिल रहा है, 2P से मिल रहा है एंड 2Q से भी मिल रहा है एंड 3 भी उसी प्रकार से P से भी मिलेगा एंड Q से भी मिलेगा। मतलब इसका ऑल एलिमेंट, यानी कि 1 जो है दोनों से मिला, 2 भी दोनों से मिला, 3 भी दोनों से मिला, ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा, ठीक। इतना रिलेशंस बनेगा। तो हमें फंक्शन कैसे पहचाना है? फंक्शंस आपको ऐसे पहचान, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। 11th में पढ़ेंगे आप लोग डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। इस डोमेन में जितना भी इसमें एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज इसमें होना चाहिए। तो इसमें देखिए इसका दो इमेज है, यानी ये जो है दो के साथ मिला हुआ है, ये फंक्शंस होगा? ये फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है P के साथ ही मिला हुआ है एंड 1 Q के साथ ही मिला हुआ है। ये फंक्शंस नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ रिलेशंस कहलाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे फंक्शंस क्या होगा। तो ये फंक्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि 1 जो है P के साथ ही मिल रहे हैं एंड Q के साथ मिल रहा है। फंक्शंस कहता है कि डोमेन का जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे हम एक और डायग्राम समझते हैं। एक डायग्राम हम यहाँ लेते हैं ABCDEF, ठीक है। अगर A को C के साथ मिला देंगे एंड B को एक D के साथ मिला देंगे एंड C को F के साथ मिला देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, A सिर्फ E के साथ मिल रहा है, B D के साथ मिल रहा है, C F के साथ मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रहा है। एक एलिमेंट यहाँ पे इसका एक ही इमेज बन रहा है, मतलब कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए, तो कहलाएगा फंक्शंस, ठीक है। तो उसी को हम डेफिनेशन से यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कहा गया ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट टू सेट बी, सेट ए से सेट बी के बीच एक ऐसा रिलेशंस को हम लोग फंक्शंस कह सकते हैं। इस सेट फंक्शंस कह सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज, मतलब उसके पास वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। इसमें कहा गया है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास एक और सिर्फ एक इमेज सेट बी में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेट ए जो है ये है आपका सेट ए, ये है आपका सेट बी। मान लेते हैं सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है, तो कहलाएगा ये फंक्शंस कहलाएगा। देखिए ये फंक्शंस क्यों नहीं है? दिस इज नॉट फंक्शन बिकॉज 1 has 2 image P and Q, 2 has 2 image P and Q and 3 has also 2 image P and Q, ठीक है। फंक्शंस को हम एक और एग्जांपल समझाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लेते हैं वेट, सेट ऑफ वेट है एंड यहाँ पे लेते हैं वाइज, ठीक है।
ये बॉयज, इसको सेट ए मान लेते हैं, इसको सेट बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेट बनाते हैं एंड यहाँ भी एक सेट बनाते हैं। वेट, मतलब ये बॉयज है। मान लीजिए बॉयज का नाम दिया है ए बी एंड सी। यहाँ पे 3 ठो बॉयज है, एक का नाम है ए बी सी, ठीक है, 3 ठो बॉयज दिया गया है। इसका यहाँ पे वेट दिया है 25 30 35। तो क्या इसको फंक्शंस होने के लिए देखिए यहाँ पे रिलेशंस बनाते हैं, ए 25 बी 30 एंड सी 35। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि एक का वेट है 25 किलो, ये केजी में है, वेट इन केजी, ठीक है। अब देखिए ये 25 किलो एंड बी है 30 केजी का एंड सी है 35 केजी, तो ये फंक्शन होगा। इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड, डेफिनेशन में कह रहा है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज सेट बी में होना चाहिए। देखिए ए का भी एक ही एलिमेंट, सबका एक एक एलिमेंट है, तो ये फंक्शंस हो जाएगा। अगर इसी को हम थोड़ा सा ऐसा करके बनाए, इसी में हम इंटरचेंज करते हैं थोड़ा सा, चलिए सेट ए इसका ये हो गया एंड अगर इसी में सेट बी को भी, सेट बी को यहाँ हम नहीं देखे, अगर हम सेट बी को यहाँ पर दे दे तो देखिए क्या ये फंक्शंस बनेगा, फिर भी ये फंक्शंस होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये होगा इसका सिर्फ और सिर्फ एगो एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है ना। अब 2 एलिमेंट का एक इमेज बने फिर भी ये फंक्शन होगा, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए, ऐसा हो सकता है। चलिए एक और हम बना ही देते हैं, तो अब अच्छे से देख लीजिएगा, ए है बी है। इसी एग्जाम्पल को हम एक डायग्राम चेंज करेंगे, 25 केजी 30 केजी 35 केजी। देखिए यहाँ पे ए मिल रहा है इसके साथ 25 के साथ एंड यहाँ पे बी भी मिल रहा है 30 के साथ एंड बी मिल रहा है, यहाँ पे ए भी मिला 30 के साथ, बी मिला 35 के साथ। देखिए अगर ऐसा हो तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा एंड ये फंक्शन नहीं होगा। एंड अभी जो इससे पहले जो बनाए थे ए बी सी, यहाँ पे 25 30 35, ये एक साथ मिलेगा बी 25 सी, तो ये भी फंक्शंस होगा। देखिए ये दोनों फंक्शंस तो है लेकिन ये फंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शंस नहीं होने के कारण ये है कि इसमें कहा कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, लेकिन एक के पास 2 इमेज है। ए के पास एक 25 इमेज बन रहा है और यहाँ पे 30। देखिए यहाँ पे ए के पास कितना इमेज है, ए के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है। अब ये इमेज किसी और का है उससे मतलब नहीं, लेकिन ए के पास तो एक ही इमेज है, बी के पास भी एक ही इमेज है 25, सी के पास भी यहाँ पे एक ही इमेज है, मतलब ये फंक्शंस हो जाएगा। ए के पास एक इमेज है, बी के पास भी एक इमेज है, सी के पास एक इमेज है। फंक्शंस को भी रियलाइज करना है कि आखिर फंक्शंस होता क्या है, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहले मेन चीज है फंक्शंस को समझना, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ जाएंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज है क्वेश्चन आखिर फंक्शंस है क्या उसके बारे में देखना है। फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का रिलेशंस है, ठीक है, वो रिलेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। क्या क्या है, हर एक रिलेशंस, जितना भी रिलेशंस होता है सभी फंक्शंस नहीं होता है, लेकिन हर एक फंक्शंस रिलेशंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो अब रिलेशंस बना रहा है, ए 25 के साथ ही बना रहा रिलेशन एंड 30 के साथ, ये रिलेशंस है, ये रिलेशंस है लेकिन फंक्शंस नहीं है। मतलब ए इस दोनों के साथ रिलेटिव है, रिलेशंस में है, लेकिन बी इसके साथ रिलेशंस में है, लेकिन ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर इसको हम रियलिटी में देखें, ये है आपका बॉयज, इसको बॉयज सेट नाम दिए, सेट ए बॉयज है, ये इसका वेट है इन केजी में, ये केजी में ये इसका वेट हो गया, ये उसका हो गया नंबर ऑफ ये बॉयज, ए बॉयज बी बॉयज सी बॉयज, सबका नाम है, नाम मान लिए ए बी सी एंड ये इसका वेट है केजी में। तब देखिए यहाँ पर देखेंगे ए का वेट 25 किलो, ए का वेट 30 केजी। क्या ये पॉसिबल है, किसी भी एक आदमी का एक समय में 2 वेट हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई फंक्शन में कंफ्यूजन हो तो हम यहाँ पे इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बॉयज है, अगर कोई वेट है, तो किसी भी एक आदमी का 2 वेट एक समय में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए फंक्शन ये नहीं होगा। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिए हैं, इस एग्जाम्पल समझेंगे, ये सब एग्जाम्पल को मिटा करके हम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम इस एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कहा गया लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ जो n लिखा हुआ है, दिस n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स दैट 1 2 3 4 5 6 टू इनफाइनाइट तक जो नंबर आएगा उसका जो सेट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड आर विद द रिलेशंस, आर यहाँ रिलेशंस डिफाइन किया गया है सच दैट आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स वाई, ये रिलेशंस आपको दिया गया है। इसमें आपको बताना है क्या ये फंक्शंस होगा कि नहीं। इज दिस फंक्शंस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज
इज दिस फंक्शंस, क्या ये फंक्शंस है? सो बताइए। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या रिलेशंस, उसके बारे में बात करें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे इसमें x और y जो होगा ना, x y ये दोनों नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। इसमें का x y सच दैट y इज इक्वल टू 2x। मेन फंक्शंस यहाँ पे है y इज इक्वल टू 2x। अब देखिए इसमें x y हम निकाल लेंगे, इसमें x का जो भी वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे वो क्या बन जाएगा, एक सेट बनाएगा। इसको मान लेंगे सेट ए, और ये जो भी आपको इस प्रकार से इसमें पुट करने के बाद इसमें आएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका डोमेन एंड ये हो जाएगा आपका कोडोमेन। डोमेन मिल गया, कोडोमेन मिल गया, तो हम वहां से डोमेन कोडोमेन के हेल्प से हम पता करेंगे कि ये फंक्शंस है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे ये डोमेन और ये कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, इसको मानते सेट ए, दिस इज द सेट बी, और दोनों के बीच हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक। तो फंक्शंस में x का वैल्यू नेचुरल, यहाँ पे कहा कि x y के दोनों का वैल्यू नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम नेचुरल नंबर 1 शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू 1, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, इसके बीच मल्टीप्लाई का साइन होगा, 2 1 2 तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। कैसे आएगा 4, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा। y का वैल्यू मतलब यहाँ पे का y का वैल्यू x का दुगुना है, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू y। y का वैल्यू इस x का ट्वाइस है, दुगुना है, तो x का वैल्यू जो रखेंगे y का वैल्यू दुगुना आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 1 रखे, y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 रखे, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का वैल्यू 6। इसी प्रकार से ये इसका वैल्यू जो भी रखेंगे इसमें आ जाएगा। 4 रखेंगे 8 आ जाएगा, 10 रखेंगे 12 आ जाएगा, इस प्रकार से बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर का जो हम इस प्रकार से ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 1 2 का, 2 4, 3 6, 4 8, 5 10, इस प्रकार से बढ़ते ही जाएगा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ये जो आपका रिलेशन दिया है, इस रिलेशन से ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अब यहाँ पे का दोनों नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे 1 2 के साथ जाके मिलेगा, 2 4 से, 3 6 से, 4 8 से, 10 12 से मिलेगा। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है कि क्या ये फंक्शंस है, तो फंक्शंस कैसे पहचानते हैं हम लोग। फंक्शंस के लिए देखेंगे कि इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका मोर देन 1 इमेज बन रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका सेट ए है एंड सेट बी है, तो इसमें कहा गया सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास सिंगल इमेज है, सो दिस इज फंक्शन, इसलिए फंक्शंस हो जाएगा। लिखेंगे यस दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, इसलिए फंक्शन है क्योंकि इसमें जितना भी आप इसमें डोमेन जो है, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का सिंगल इमेज बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें जितना भी वैल्यू नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक पुट करते हुए जाएंगे फिर भी सबका सिंगल इमेज आएगा, यूनिक इमेज बनेगा सबका, इसलिए क्या हो जाएगा, फंक्शंस हो जाएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, एफ ए इज इक्वल टू बी, इस टाइप से कोई फंक्शन था, जैसे यहाँ पे ये भी तो एफ ए वाई इज इक्वल टू 2x, तो इसको इस पर में लिख सकते हैं कैसे करके, तो y इज इक्वल टू ही, तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, इस y को हम एफ एक्स लिख सकते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x हो सकता है। तो ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, इसी के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे आपका एफ ए इज इक्वल टू बी जो है, तो b क्या होगा, b इज द इमेज, ये b होगा इमेज ऑफ ए, इस ए का इमेज है b, एंड ए क्या है, a इज द प्री इमेज ऑफ b, ठीक है। ये a जो है ये कहलाएगा प्री इमेज ऑफ b, a इज द प्री इमेज ऑफ b एंड b इज द इमेज ऑफ a, b कहलाएगा ये a का इमेज, इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस इज द इमेज एंड दिस इज द प्री इमेज। यहाँ पे देखेंगे इस सेट में बात कीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो एफ इज इक्वल टू बी, तो इसमें इमेज 2 4 6 8 एंड सो ऑन, दीज आर इमेज, एंड 1 2 3 4 10, ये सब क्या होगा 10, यहाँ पे 10 दिया गया है, नहीं यहाँ पे 6 होगा ना, 6 to the 12,
तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो भी होगा इसमें, तो ये सब क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो भी इसको इस डोमेन में जो भी होगा, डोमेन को बोलते हैं प्री इमेज एंड को डोमेन को बोलते हैं इमेज। इसको बोलते हैं डोमेन, ये तो आप लोग को पता ही होगा, क्लास 11 में पढ़े थे। एंड ये होगा को डोमेन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस को पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस पर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप 11th में पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, उस सभी के बारे में हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। फिर हम चलेंगे हम लोग यहाँ पे वन वन के बारे में, ऑन टू के बारे में। ठीक है, फिर और मैनी उनके बारे में। देखिए यहाँ पे कहा गया आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ताकि फंक्शंस रियल टू रियल अगर डिफाइन हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। का ग्राफ जो है इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे कोई आप इसमें से एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स का कोई वैल्यू लेंगे तो इस टाइप का ग्राफ इसमें बनेगा। इसका जो डोमेन हो जाएगा ये ऑल रियल नंबर, डोमेन ये ऑल रियल नंबर हो जाएगा। ये जो रियल नंबर है इसमें, इसका जो आपका रेंज हो जाएगा, रेंज भी ऑल रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन क्या है। कांस्टेंट फंक्शन में कहा गया है कि ये फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है। इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी इज द कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे सी जो है, सी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। सी इज द कांस्टेंट, सी के यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि कोई फंक्शंस एफ एक्स, एग्जाम्पल लेके समझते हैं यहाँ पे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 दे दिया। ठीक है, इसमें x का आप कोई भी वैल्यू को इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमें 2 ही आएगा। मतलब यहाँ पे x का डिफरेंट वैल्यू, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे हम तो आउटपुट मुझे 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एंड रेंज हो जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि इनपुट जो आता है, हम लोग जो भी इसमें इनपुट कर सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और इनपुट करने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसे बोलते हैं रेंज। यहाँ पे डोमेन हो जाएगा क्या चीज, ऑल रियल नंबर, एंड रेंज हो जाएगा आपका ओनली 2 जो कांस्टेंट नंबर है। सो ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, इसमें कहा कि एफ एक फंक्शन है जो रियल से रियल डिफाइन हो रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एक्स टू द पावर एन, और n इज नॉन नेगेटिव नंबर। यहाँ पे n जो देख रहे हैं, n का मतलब ये पावर्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना नहीं चाहिए। किसी का भी पावर अगर निगेटिव हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ये आपको n इज नॉन नेगेटिव, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपका n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे a1 a2 a3 ये सभी जो है ये सब एक रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल, अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के रूप में रहे, ठीक है ना, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में रहे, इस टाइप से में जहाँ पे जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, दैट फंक्शंस आर कॉल्ड रिलेशन रैशनल फंक्शंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस फंक्शंस। देखिए दिस इज द मॉडुलस फंक्शंस। यहाँ पे मॉडुलस हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो उस नंबर के दोनों साइड एक दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। एज फॉर एग्जांपल आपको -3 का मॉडुलस निकालना हो तो क्या करेंगे, -3 को लिख देंगे, इसके दोनों साइड 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देंगे, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ 3। अगर किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो उसका आंसर +3 आ जाएगा। इनके मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर जाने के बाद बाहर आता है तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बन के आता है। क्यों आता है समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कारण ये है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिस इज ऑल्सो मॉडुलस फंक्शंस। देखिए यहाँ पे क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा एंड -x होगा। जब 0 से भरा x का वैल्यू जब 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल टू होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव x देगा, एंड जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस नेगेटिव x देता है। होता क्या है इसमें कि -3 जो है, माइनस यहाँ पे अगर मान लीजिए -3 और -3 0 से स्मॉल है, छोटा है, तो ये क्या मॉडुलस जो है, अगर 0 से छोटा x का वैल्यू होगा तो मॉडुल ये तो -3 है ही, और मॉडुलस एक और माइनस देता है। ठीक है, तो माइनस माइनस मिल के ये +3 हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर x का कोई भी वैल्यू 0 से छोटा लेंगे और उसको मॉडुलस में डालेंगे तो मॉडुलस उसे एक और माइनस देगा और दोनों माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर कोई वैल्यू हम देते हैं मॉडुलस के अंदर तो मॉडुलस भी उसे पॉजिटिव ही देता है, इसीलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर -+4 है, मान लीजिए सिंपल सा 4 है, उसका मॉडुलस निकालेंगे तो 4 तो 0 से बड़ा है,
4 0 से बड़ा है तो मॉडुलस उसको फिर भी पॉजिटिव एक्स ही देगा, तो यहाँ पे 4 का 4 ही रह जाएगा। मॉडुलस ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 एंड मॉडुलस ऑफ -3 इज इक्वल टू +3। तो किसी भी नेगेटिव नंबर को मॉडुलस के अंदर डालेंगे तो बाहर जो निकलेगा तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। अगर कोई फंक्शंस इस टाइप में रहे दैट फंक्शंस आर कॉल्ड मॉडुलस फंक्शंस। एंड उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सिग्नम फंक्शंस क्या होता है। चलिए यहाँ पे क्या, अगर कोई फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है fx इज इक्वल टू 1 0 एंड 1, यहाँ पे fx का 3, जिस प्रकार से यहाँ पे fx का 2 वैल्यू आया उसी प्रकार से यहाँ पे fx का 3 वैल्यू आता है। कौन कौन सा? fx वैल्यू 1 आ सकता है, 0 आ सकता है एंड -1, लेकिन तीनों का कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। कब कब आएगा उसके बारे में देखना है। ये 1 जो है इफ x इज ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर फंक्शंस में x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो उसका वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं 0 से बड़ा पुट कर रहे हैं तो फंक्शंस क्या देगा? 1 दे देगा। एंड जब फंक्शंस में x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो उसमें fx इक्वल टू 0 दे देगा। एंड जब x में 0 से छोटा वैल्यू को पुट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव कोई भी, -1 -2 -3 -3 कुछ भी पुट करेंगे तो -1 देगा। कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 देगा। ये कहता है सिग्नम फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है कि फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है तो fx इज इक्वल टू x, जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो उस नंबर के दोनों साइड से बिग ब्रैकेट से इसको घेर देंगे, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शंस के बारे में। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मान लीजिए कि हमको 3.2, सिर्फ सिंपल 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसमें का 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। कैसे होगा 3 समझते हैं। यहाँ पे नाम से स्पष्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर देख रहे हैं 3.2, इसमें ग्रेट इंटीजर नंबर क्या क्या आ सकता है। तो इसके नंबर लाइन पर देखें तो ये 0, यहाँ 1 2 एंड यहाँ 3, यहाँ 4। तो 3.2 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, इसके बीच में 10 पार्टिकल्स होगा, उसमें सेकंड पॉइंट 3.2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कहा इसके पीछे नंबर लाइन में देखिए कि इसके पीछे तो इनफाइनाइट नंबर, ये इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, माइनस इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। तो 3.2 से पीछे जितना भी नंबर है उस सभी में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगर वहीं पे हमको पूछ दिया जाए कि अगर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाए पीछे तो -1 आएगा, -2 आएगा। अगर हमको पूछ देगा कि -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो अब देखिए -2.3 कहाँ पे आएगा, ये -2 यहाँ पे है और 2.1 2.2 बढ़ते बढ़ते यहाँ पे -2.3 आएगा। इसके बीच में 10 पार्टिकल्स होगा, उसमें थर्ड पार्टिकल को हम ले लेंगे तो 2 तो -2 तो है ही, अपन उसके बाद ये 3 पार्टिकल्स ले लेंगे तो कहलाएगा यहाँ पे इसमें थर्ड पार्टिकल तो 2.3। तो -2.3। अब इसमें कहेगा कि सबसे बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है -3 हो जाएगा। क्या होगा? -3। -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 क्यों होगा समझिएगा। देखिए तो यहाँ पे ये जो आपका नंबर लाइन्स बन रहा है, इस नंबर लाइन्स में 2.3 कहाँ पे? यहाँ पे। अब देखना है कि इसके पीछे की ओर आके देखना है, इसके पीछे की ओर सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, इसके पीछे बढ़ के देखना है कि इन माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2.3 में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन है। 2.3 इज नॉट इंटीजर, हियर -3 इज इंटीजर। तो यहाँ पे -3 ही क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सो -3 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3, ठीक है। तो निगेटिव में इस प्रकार से उल्टा चलता है और यहाँ पे पॉजिटिव में तो सीधा ही चल रहा है, जो आपको डेसिमल के पहले रहेगा उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही 0 होगा। अगर यहाँ पे -2. ये तो एग्जाम्पल ले ही लिए हैं, चलिए इस प्रकार से ग्रेटेस्ट अगर मान लीजिए कि -14 दिया है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ये तो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट ये तो इंटीजर नंबर है, इसका आंसर -14 ही हो जाएगा। अगर किसी यानी कि आपको इंटीजर नंबर का डेसिमल पूछा जाए तो वही नंबर होता है। अगर 2 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो 2 ही होगा। अगर डेसिमल में रहे तो इस प्रकार से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर निकाल सकते हैं इसमें। और उसी टाइप्स का जो फंक्शंस होता है एफ, अगर कोई फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स, इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स
दैट फंक्शंस आर कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि वन वन फंक्शंस क्या होता है एंड ऑन टू फंक्शंस के बारे में एंड मेनी वन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे वन वन फंक्शंस, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, तो वन वन फंक्शंस और इंजेक्टिव, इसी का दूसरा नाम है इंजेक्टिव मींस वन वन फंक्शंस। यहाँ देखेंगे ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई, एक फंक्शन एक्स से लेकर के वाई तक बिलोंग हो रहा है, इज सेड टू बी ए वन वन। यहाँ पे कहा एक फंक्शन है एक्स से लेकर के वाई तक, एक फंक्शन एक्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन। इसको हम वन कहेंगे कब? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यहाँ पे इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। इसमें कहा गया है कि अगर कोई फंक्शंस एफ, एक फंक्शन है जो एक्स से लेकर के वाई, एक्स का जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का इमेज वाई में यूनिकली बनना चाहिए, डिस्टिंक्ट बनना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट बनना चाहिए। एग्जांपल समझते देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम लिए हैं, इसमें आपको दिया गया है ABCD। देखिए तो ABCD यहाँ पे PQRS, ए का इमेज कहाँ बन रहा है P, B का इमेज S पे, C का इमेज Q पे, T का इमेज T पे, मतलब ये वन वन फंक्शंस है। दिस इज वन वन बिकॉज X के पास जितना भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट हैव यूनिकली इमेज, इसके पास जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट के पास यूनिकली इमेज है, सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं किस प्रकार से वन फंक्शंस को हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि सो दैट द फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है जहाँ पे fx इज इक्वल टू 2x दिया है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, दिखाना है कि दिस फंक्शन इज वन वन, ये फंक्शन वन वन है। चलिए, तो वन वन होने के लिए कंडीशन देखे थे कि fx1 इज इक्वल टू fx2, then this implies x1 is equal to x2। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना, दोनों फंक्शंस को इक्वल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे fx1 लिखेंगे, fx1 is equal to fx2, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए fx is equal to क्या 2x है, तो यहाँ पे x की जगह पे यहाँ x है तो यहाँ भी x, अगर यहाँ पे x1 दे देंगे तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, तो ये 2x1 हो जाएगा इज इक्वल टू दिस इज द fx2, x के जगह पे 2 दे देंगे तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, सो 2x2, 2 से 2 कैंसिल, सो देन दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पे कहा गया था वन वन को चेक करने के लिए कि fx इज इक्वल टू fx2 आप इक्वल कीजिए दोनों को, और वहां पे आपको आंसर में अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो वन वन होगा, नहीं तो वन वन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आ चुका है, इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज वन वन। सो लिखेंगे fx इक्वल टू 2x इज वन वन फंक्शन, ये आपका वन वन फंक्शन